स्टूडेंट्स आई होप एग्जाम्पल्स अच्छे से कर लिए आपने, सी प्राइवेट लिमिटेड और डी प्राइवेट लिमिटेड वाला, ठीक है। कुछ क्वेरी थी वो भी सॉल्व हो गई होगी। चलो मूव टू आर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेक्शन नंबर 56 to 8। ओके, तो अभी तक हमने किया था सेक्शन 56 to 7B। अब कर रहे हैं हम 56 to 8, दैट इज क्लॉज 8 ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन नंबर 56। ओके चलो, अब ये क्या कह रहा है सुनो स्टूडेंट्स। दिस सेक्शन इज सेइंग, आपको पता है स्टार्टिंग से मैंने आपको पढ़ाते आ रही हूँ बेसिक चैप्टर से कि हमारा जो सेक्शन नंबर 145(1) है, दैट इज सबसेक्शन नंबर 1 ऑफ सेक्शन नंबर 145 है। वो क्या कहता है कि अगर दो हेड्स की बात करते हैं पीजीबीपी की, दैट इज प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, एंड द सेकंड वन इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओके, तो दोनों हेड्स की इनकम निकालते हुए एसएससी के पास ही ऑप्शन होता है कि भाई वो अपनी बुक्स जिस भी अकॉर्डिंग बना रहा है, बेशक कैश बेसिस पर या फिर अक्रूअल बेसिस पर। अक्रूअल बेसिस मतलब पैसा कब मिला ये उसको मायने नहीं रखता, वो बुक्स में तब नोट करता है जब वो इनकम उसकी अक्री हो जाती है, ड्यू हो जाती है, या जब एक्सपेंडिचर ड्यू होता है, दैट इज मर्सल्टाइन सिस्टम। ठीक है, तो जो भी सिस्टम वो फॉलो कर रहा है वो उसी अकॉर्डिंग इनकम टैक्स में, मतलब अकाउंट जिस अकॉर्डिंग बना रहा है, अपनी अकाउंटिंग जिस अकॉर्डिंग वो फॉलो कर रहा है, उसी अकॉर्डिंग वो इनकम टैक्स में भी कर सकता है। ठीक है, बाकी सब हेड्स के लिए क्या है, बाकी सबके लिए सिर्फ और सिर्फ अक्रूवल बेसिस मायने रखती है, कैश बेसिस नहीं। क्लियर, चलो, या फिर जैसे जैसे हमने उनके प्रोविजंस किए हुए हैं वही सब कि किसमें कैसे कैसे है। पर्टिकुलरली अभी सिर्फ इन दो हेड्स की बात करते हैं, वरना वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे ना कि हाउस प्रॉपर्टी में ऐसा किया था या कुछ। चलो, तो सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 145 क्लियरली स्पेसिफाइड, इट मेंशन कि पीजीबीपी और आईएफओएस के लिए बेशक कैश बेशक अक्रूवल जो भी सिस्टम फॉलो करना है कर लो, वही इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग भी इनकम पर टैक्स पे करना। फिर आया स्टूडेंट्स एक सेक्शन नंबर 145B का सबसेक्शन 1, दैट इज सेक्शन 145 का सबसेक्शन 1। अब ये है सेक्शन 145B, कंप्लीट 145B, इसका सबसेक्शन नंबर 1। ये क्या कहता है, सेक्शन 145B सबसेक्शन 1 ने आके कहा सुनो 145(1) कुछ भी कहे मैं उसकी नहीं मानता। इसका मतलब होता है notwithstanding anything contained in this provisions of section 145(1)। पढ़ाऊंगी क्या क्या वर्डिंग है, टेंशन ना लो। ठीक है, सिंपल सी बात है, उसने बोला मुझे कुछ लेना देना नहीं है कि 145(1) क्या कह रहा है। मेरी बात सुनो, कहता है कि बेशक ये कुछ भी कह रहा हो, लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस की एक इनकम ऐसी है जो कि सिर्फ और सिर्फ तब टैक्सेबल होगी जब वो इनकम रिसीव होगी। मतलब बेशक वो इनकम कभी भी अक्रू हुई हो, ड्यू हुई हो, मुझे मतलब नहीं है, जब मिलेगी तब टैक्स पे करना। ऐसी कौन सी इनकम है, तो इनकम के बारे में बात करें। ओके स्टूडेंट्स, आपको पता है कई बार क्या होता है, क्या होता है ना स्टूडेंट्स कि कई बार कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जिनको कि ना कंपल्सरीली एक्विजिशन किया जाता है। मतलब बेशक जो सामने वाला पर्सन है वो उसको देना चाहे या फिर ना देना चाहे, उसे कहा जाता है कि भाई ये तो हम लेंगे। अब ऐसा कैसे हो रहा है मैम कि नहीं देना चाहता, धक्के से जबरदस्ती ले रहे हैं। देखो, आपने देखा होगा आजकल इंडिया में बहुत ही स्पीडली नेशनल हाईवेज बन रहे हैं। अब नेशनल हाईवे वो जो बन रहे हैं उससे क्या होता है, 4 लेन सड़क हो रही है या फिर 6 लेन रोड हो रही है। अब तो जो आसपास जो पहले जिनकी जमीनें थी उनको कहा जाता है भाई आपको देनी पड़ेगी। अब मान लो यहाँ पर जिसकी ये जमीन है, जहाँ पर इसकी लैंड है, डैट इज चिंतामणि, अब उन्होंने बोल दिया गवर्नमेंट को भाई मैं अपनी लैंड नहीं दूंगा। तो गवर्नमेंट ने बोला अब ऐसे तो है नहीं कि रोड ऐसे बनेगी, लैंड तो आपको भी देनी पड़ेगी ना। तो अगर ये नहीं मानता तो इन दैट केस गवर्नमेंट उसको कंपल्सरीली एक्वायर करती है, उसको कुछ कंपनसेशन देके। ठीक है, फिर क्या होता है देखो, अब उसको देनी तो पड़ती है। अब मान लो उसको कंपनसेशन मिला 5 लाख, अब उसको लगा नहीं 5 लाख तो बहुत कम है, 7 लाख मिलना चाहिए था। ठीक है, तो ये होता है ओरिजिनल कंपनसेशन। अब पहले ओरिजिनल कंपनसेशन की एक बात सुनो। अब मान लो उसको कंपनसेशन देना था, उसने एग्रीमेंट कर लिया भाई ठीक है सितंबर में देंगे, उसने जनवरी तक नहीं दिया, तो वही गवर्नमेंट अब 5 लाख पर कुछ इंटरेस्ट भी देगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम बेसिकली बात करने वाले हैं ना स्टूडेंट, जिस इनकम की ये बात कर रहे हैं कि रिसीट बेसिस पे होगी, दैट इनकम इज इंटरेस्ट received on compulsorily acquisition. Okay, interest received on compensation of compulsorily acquisition। तो ये सिर्फ और सिर्फ उस इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। मतलब
5 लाख पे फॉर एग्जाम्पल 10% के अकॉर्डिंग उसने बोल दिया कि भाई कितना भी, चलो 10% भी नहीं, पर आनम नहीं मान रही, मान लो इस पे 50,000 का इंटरेस्ट बन गया, तो ये 50,000 की यहाँ पे बात करेगा, 5 लाख की नहीं, ओरिजिनल अमाउंट की नहीं, उसके इंटरेस्ट की। ठीक है, सेकेंड अब क्या है, चिंतामणि को लगा 7 लाख बनते थे, इसने 5 दिए, वो गया कोर्ट में। प्रैक्टिकली बता रही हूँ होता क्या है, वो कोर्ट में जाके केस लड़ते हैं, कोर्ट केस में जज बोलते हैं ठीक है बिल्कुल सही बात है, 7 लाख मिलने चाहिए थे, कंपल्सरीली एक्वाजिशन हुई है, वैल्यू बनती थी, तो अब एडिशनल यानी अब उसका एनहांस्ड कंपनसेशन कितना बन गया, 2 लाख रुपए, 5 पहले थे अब 7 हो गए, एनहांस्ड इंक्रीज 2 लाख करे, तो वो क्या कहेगा कि इसका मतलब जितने टाइम वो लड़ा, फॉर एग्जाम्पल 2 ईयर्स ये चिंतामणि जी जाके लड़े, तो ये 2 साल का इंटरेस्ट लेंगे 2 लाख पर कि भाई तब मिलने चाहिए था, आप लेट दे रहे हो, तो इस पर भी जो इंटरेस्ट बनेगा वो भी इसी सेक्शन में हमारा कवर होने वाला है। ठीक है, तो ये किसकी बात करेगा यहाँ पर, इस इंटरेस्ट की, ओरिजिनल की नहीं, इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट रिसीव्ड, interest received on compensation or enhanced compensation deemed to be income in the year of receipt and taxable under the head income from other sources। अब देखो क्या बात हुई, सबसे पहले 145(1) ने बोला कि पीजीबीपी और आईएफओएस की इनकम, वैसे आप कैश और अक्रूवल कैसे भी कर लेना जैसे बुक्स बनाते हो, 145(b) आके बोलता है सबसेक्शन 1, मैं नहीं मानता, मेरे को कोई लेना देना नहीं 145(1) से, मेरी बात सुनो, उसने बोला कि जब भी इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा कंपनसेशन या फिर एनहांस्ड कंपनसेशन पर, तो उसको आप सिर्फ और सिर्फ तब टैक्स लगाओगे जब वो रिसीव होगा। मतलब अगर मैं बोलूँ स्टूडेंट कि मान लो इसने बोला था भाई आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, कोर्ट ने बोला इंटरेस्ट भी मिलेगा साथ में 1 लाख रुपए का, ठीक है, या फिर नॉर्मली भी उसने बोला भाई ठीक है पेमेंट डिले हो रही है इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब स्टूडेंट्स मान लो वो ड्यू हो गया था जनवरी में कि उसको मिलेगा, लेकिन मिला कब, अगस्त में। अब एक कॉमन सेंस से बताना, आपके पड़ोसी की बात करते हैं, नेबर की, ठीक है, आपके नेबर को ये इंटरेस्ट मिलना था, एक तो उससे वैसे ही कंपल्सरीली धक्के से छीन ली, ठीक है, उसको नहीं देनी थी, कंपल्सरीली एक्विजिशन थी, उसको कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा, ऊपर से उसको ये कह रहे हो अभी तक आपके हाथ में पैसा नहीं आया इंटरेस्ट का, लेकिन इस इंटरेस्ट की इनकम पर जाकर टैक्स पे करो, क्या ये कहीं से भी इंसानियत की बात हुई, नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। ठीक है, तो स्टूडेंट इसीलिए क्या बोल दिया, अब इनकम टैक्स भी बनाया तो इंसानों ने ही है ना, तो उन्होंने बोला कि 145(b)(1) ने बोला कि इंटरेस्ट पर टैक्स सिर्फ तब लगेगा, इसको इनकम सिर्फ तब मानोगे जिस साल ये रिसीव होगा, ना कि जिस साल ये ड्यू होगा। ठीक है, तो बेशक ये ड्यू हो गया था 2015-16 में, बट अगर ये रिसीव हो रहा है 2020-21 में, तो 2020-21 की टैक्सेबल इनकम में ही इसको टैक्स लगेगा। क्लियर, ओके। अब एक नया सेक्शन आएगा, सेक्शन 56 to 8। ठीक है, मैं बताऊंगी कौन से सेक्शन याद करने, चिंता मत करो, डोंट बी अ चिंतामणि। वो चिंतामणि को देखा कितनी दिक्कत हुई कि उसको बहुत दिक्कत हुई है, रहने दो, चलो। अब 56 to 8 क्या कहता है कि 145(b)(1) ने ये तो बता दिया कि इंटरेस्ट की इनकम जब मिलेगी तब टैक्स लगेगा, लेकिन 56 to 8 कहता है कि ये कौन से हेड में टैक्स लगेगा, तो ये टैक्स लगेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में। ओके, तो कौन से हेड में इसको टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अब एक बार इसका क्रक्स बता रही हूँ आपको, 145(1) क्या कहता है, पीजीबीपी आईएफएस कोई सा भी मेथड ऑप्ट कर लो जिसपे भी अपनी अकाउंट्स बनाते हो। 145(b)(1) ने कहा नहीं, बेशक आईएफओएस के बाकियों के लिए अक्रूवल चलता होगा, लेकिन यहाँ अक्रूवल नहीं चलेगा, जिस साल मिलेगा पैसा सिर्फ तब टैक्स लगेगा। लेकिन अब बात आई कि टैक्स तो लगेगा लेकिन कौन से हेड में लगेगा, तो इसके लिए सेक्शन 56 to 8 आया, आईएफओएस में लगेगा, रेजिडुअल हेड में। ठीक है, अब सुनो स्टूडेंट्स, आपको सेक्शन जो अगर 145(1) तो आपको याद करना ही है, सिंस चैप्टर नंबर 1 हम बात करते आ रहे हैं, लेकिन 145(b)(1) कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज स्किप कर देना, लेकिन 56 to 8 दैट इज क्लॉज 8 ऑफ सेक्शन 50 सबसेक्शन 2 सेक्शन 56, ये तो आपको याद करना ही करना है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। क्या है ये, क्लॉज 8 सबसेक्शन 2 सेक्शन 56, मेरे साथ रिपीट करो, 56 to 8 किसका है ये, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपनसेशन और ऑन एनहांस्ड कंपनसेशन। क्लियर, चलो बस इतना ही चाहिए, इसको भी क्लास पोस्ट करके बना लेना अपनी उसी नोटबुक में। चलो, यहाँ से पता चल गया
कि इनकम फ्रॉम 145(1) कहता है दैट शेल बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद आइदर कैश, मतलब या तो कैश या मर्सेंटाइल सिस्टम विच इज रेगुलरली एम्प्लॉयड बाय एसएससी। 145(b)(1) ने कहा इट प्रोवाइड्स दैट, इसको मार्क करो, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 145(1). अब देखो स्टूडेंट, आपको लॉ में, ऑडिट में, टैक्स में जब भी कहीं पर ये वर्ड मिलता है ना, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड, तो इसका मतलब होता है बेशक उस सेक्शन में कुछ भी लिखा हो, मुझे उससे मतलब नहीं, मेरी बात मानो। ठीक है, तो सेक्शन 145(b) सबसेक्शन 1 ने बोला नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन 145(1), लेकिन वो कुछ भी कह रहा हो, लेकिन यहाँ पर जो ये इंटरेस्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ उसी ईयर की इनकम मानोगे। इट शेल बी डीम्ड, एक्चुअल कभी हुई हो जब ड्यू हो गई थी बेशक, लेकिन कब मानी जाएगी, इट शेल बी डीम्ड टू बी इनकम फॉर द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड। क्लियर? चलो, बेशक वो कोई सा मेथड फॉलो कर रहा हो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन कब लगेगा टैक्स, जब मिलेगा। ओके, प्रोफेशनल लैंग्वेज क्या लिखने वाले हो, अब देखो यहीं से मार्क्स मिलते हैं और डिडक्ट होते हैं। इट शेल बी डीम्ड टू बी इनकम फॉर द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड, तो ये डीम्ड वर्ड आपने जरूर लिखना है, बिकॉज इट मीन इसको तभी माना जाएगा, मानना मतलब डीम्ड। ठीक है, उसके बाद आ रही है बारी 56(2)(8) की। इसने बोला कौन से सेक्शन में लगेगा, कौन से हेड में लगेगा टैक्स 145(b)(1) वाली इनकम को, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, कौन से ईयर में, इन द ईयर इन विच इट्स रिसीव्ड। ओके, अब स्टूडेंट इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन आने वाला है ना, दैट इज, अभी तक कितना कर लिया इसी लेक्चर में, इससे प्रीवियस लेक्चर वी हैव टॉक्ड अबाउट सेक्शन 56(2)(7)(b), फिर मैंने पढ़ाया 56(2)(8). ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं पहली बात तो स्टूडेंट, यहाँ पर आप लिखोगे क्या, वो आपको प्रैक्टिकली समझाने के लिए था कि ये जो कंपल्सरी एक्विजिशन वाला पे कैसे कैसे इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये जो बात कर रहा है 56(2)(8), ठीक है, ये रह गया था आपको वहाँ पे बताना, यहाँ सुन लो 56(2)(8), ये नॉर्मली बात क्या करता है, देखो स्टूडेंट, वैसे कंपनसेशन मिलता है कब है, प्रैक्टिकली बात करें तो कंपल्सरी एक्विजिशन बराबर, लेकिन 56(2)(8) ने क्या कहा कि किसी भी तरीके का कंपनसेशन हो या फिर किसी भी तरीके का एनहांस कंपनसेशन हो, मतलब बेशक वो कंपल्सरी एक्विजिशन वाला ना हो, किसी और वजह से उसको कंपनसेशन मिलना था, किसी भी वजह से कुछ ब्रीच किया, कुछ भी किया, ठीक है, तो उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो 56(2)(8) में टैक्सेबल होगा। ठीक है, प्रैक्टिकली जो, अब देखो स्टूडेंट, एग्जाम्स में जो होता है ना, वो हर चीज प्रैक्टिकली नहीं लिख सकते आप, आपको वो लिखना है जो एग्जामिनर मांग रहा है, जो सेक्शन की डिमांड है। तो सेक्शन क्या कहता है, उसने कहीं पर भी वर्ड कंपल्सरी एक्विजिशन नहीं यूज किया, तो आप भी वो वर्ड यूज नहीं करोगे। क्लियर? वो वर्ड यूज नहीं करोगे, दैट इज जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज। ओके, अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा सेक्शन आ रहा है सेक्शन 56(2)(8) पढ़ लिया, 7(b) पढ़ लिया, अब क्या पढ़ना है, ये द नेक्स्ट क्लॉज, दैट इज क्लॉज नंबर 9 और सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 56। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर के एक्चुअली स्टूडेंट सभी सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ट्राई टू लर्न ऑल द सबसेक्शन एंड द सेक्शन नंबर, अगर नहीं होते तो फिर 56 तो याद कर लो, ठीक है, नहीं तो प्रोविजन तो याद रखना ही रखना है। चलो, अब ये क्या कह रहा है, ये आपका यहाँ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो आपका चैप्टर है कैपिटल गेन, ये उस चैप्टर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, अब देखो यहाँ स्टूडेंट्स, पहले क्या हो रहा था, पहले ये बताती हूँ आपको। 1 अप्रैल 2014 से पहले क्या होता था कि अगर कोई पर्सन, मान लो उसने ना ये प्रॉपर्टी परचेज करनी है, ठीक है, ये मिस्टर ए ने ना ये प्रॉपर्टी परचेज करनी थी, ये प्रॉपर्टी थी मिस्टर बी की। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 70,000 रुपीज एडवांस दे दिया कि भाई जो बाकी का, मान लो इसका टोटल कंसिडरेशन बनता था 10,70,000, तो उसने बोला 70,000 अभी रख लो, 10 लाख मैं बाद में दूंगा। ठीक है, मतलब एडवांस मनी मिस्टर बी को यहाँ पर मिल गई। अब किसी कारणवश, किसी रीजन की वजह से ऐसा हुआ कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला कि मैं बाकी के पैसे नहीं दे पाऊंगा। मिस्टर बी ने बोला ठीक है, तो अभी जो 70,000 रुपए ये मैं आपको वापस नहीं करूंगा, मैंने आपकी वजह से अपनी डील रोक कर रखी, ये मनी मैं आपकी फॉरफिट कर रहा हूँ। फॉरफिट मतलब क्या होता है स्टूडेंट, फॉरफिट मतलब वो रख लेता है, बेशक उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करी, बट उसने रख ली, कब्जा कर लिया, एक तरीके से समझ लो। ठीक है,
फॉरफिट कर लिए, रख लिए कि ठीक है अभी मैं नहीं दूंगा वापस, 10 लाख अब उसको नहीं देगा, ठीक है। लेकिन ये जो मिस्टर बी को 70,000 मिले, फॉरफिट कर लिया उसने अमाउंट, बनता तो स्टूडेंट्स ये भी एक तरीके से है तो उसकी इनकम। अब जहां इनकम होगी इनकम टैक्स तो बोलेगा। तो अब बात आती है इस 70,000 को कैसे ट्रीट किया जाए और कौन से हेड में ट्रीट किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ प्रायर टू 1 अप्रैल 2014, इट मीन 31 मार्च 2014 तक क्या होता था। ये मत सोचना बहुत पुरानी बात है तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, सुनो। देखो क्या होता था स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने कैपिटल गेन में, मतलब इससे प्रीवियस वाले चैप्टर में हमने क्या बात की थी कि अगर कैपिटल गेन कैसे निकलता था, मान लो किसी पर्सन ने ना 11 लाख की बिल्डिंग सेल करी, मतलब उसका सेल कंसिडरेशन कितना है, सेल्स वैल्यू कितनी है 11 लाख है, उसमें से हम उसकी कॉस्ट ऑफ, बिल्कुल नॉर्मल ले रही हूँ, हम उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को, मतलब 11 लाख में प्रॉपर्टी बेच रहा है लेकिन खरीदी कितने में थी, मान लो उसने वो प्रॉपर्टी परचेज की थी 9,70,000 में, सो इट मीन्स द बैलेंस 1,30,000 उसके लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, मतलब कैपिटल गेन। बिल्कुल नॉर्मल पॉइंट ले रही हूँ, ठीक है, कि 11 लाख में सेल करी, सेल कंसिडरेशन 9,70,000 में परचेज करी थी तो 1,30,000 उसका कैपिटल गेन, कुछ इंडेक्सेशन कुछ नहीं कर रही मैं, नॉर्मल पॉइंट ले रही हूँ, ओके। अब 1 अप्रैल 2014 से पहले वो ये कहते थे कि ये 70,000 की ट्रीटमेंट कैसे होगी, जब भी आप सेल करोगे तो सेल करते टाइम जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, मतलब जितने में वो बिल्डिंग परचेज की थी, इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज की थी, वो 9,70,000 की परचेज की थी, बट एक तरीके से 70,000 तो आपको रिकवर हो गया, तो इस 70,000 को यहाँ से माइनस करो और अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शेल बी डीम्ड टू बी 9 लाख। इट मीन प्रायर टू 1 अप्रैल 2014 ये ट्रीटमेंट होती थी कि जब कैपिटल गेन निकालोगे तो उस कैपिटल गेन में से ये जो फॉरफिट अमाउंट है उस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस करना। तो आपको लग रहा होगा मैम इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो बहुत फर्क पड़ेगा। देखो पहले उसको टैक्स सिर्फ 1,30,000 पे देना था, बट अब टैक्स कितना देना पड़ेगा, 11 लाख का सेल कंसिडरेशन हुआ, 9 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी क्योंकि 70,000 रिकवर हो चुकी, तो अब उसको टैक्स देना होगा ऑन हायर अमाउंट दैट इज ऑन 2 लाख रुपीज। तो ऑटोमेटिकली उसने 70,000 पर ज्यादा टैक्स पे कर रहा है, लेकिन किस तरीके से कि उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस, ठीक है। ये बन जाता था उसका कैपिटल गेन। कब की बात हो रही है ये, 1 अप्रैल 2014 से पहले की। लेकिन ना मुझे अब एक बात बताना कि आपको ये सारा ट्रीटमेंट एज अ प्रोफेशनल ये सही लग रहा है, मुझे तो ये कभी भी सही नहीं लगा था, ठीक है। जिस टाइम पे हम पढ़ रहे थे मुझे तब भी लगता था ऐसा गवर्नमेंट क्यों कर रही है, क्यों ऐसा लॉ बनाया है कि फॉरफिट अमाउंट को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस करो। तो अब उन्होंने क्या किया, स्टूडेंट्स बाद में नोट करना साथ साथ नहीं, अभी सिर्फ समझो। आपके पास है ना, मैंने आपको वैसे ही बोला अनलिमिटेड टाइम्स, आप उसको देख लेना, बस उसकी वैलिडिटी है, ओके। सो तब देखना। चलो अब 1 अप्रैल 2014 या फिर उसके बाद क्या होने लगा, उन्होंने बोला कि ये जो 70,000 है ये जिस साल भी आपने फॉरफिट कर लिया, रख लिया, उसको क्या करो, उसको एक तरीके से अब आपकी वो अदर इनकम हो गई, रेजिडुअल इनकम है किसी हेड में, वो कैपिटल गेन कैसे हुई, नहीं ना, वो कोई इनकम ही नहीं है, मतलब रेजिडुअल इनकम है, तो उसको टैक्स लगाएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, और मेरे अकॉर्डिंग यही मेथड बनता है सही, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स आपको एग्जामिनेशन में कैसे मिलेगा, दोनों पॉइंट्स मिल सकते हैं। प्रायर वाला, प्रायर वाले अमाउंट अगर फॉरफिटेड है तो क्या करना था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस। देखिए 1 अप्रैल 2014 के या उसके बाद वाले समझदारी वाले लॉ में क्या हुआ कि इस अमाउंट को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मान लिया जाता है, ठीक है। चलो अब ये सेक्शन कौन सा है आपका, 56 to 9, that is clause number 9 of subsection 2 of section 56, which is very very important for examination as well as for your practical life, क्योंकि normally people आ जाते हैं कि कैपिटल गेन निकलवाना है, आपसे क्लाइंट मिल जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखें, सो प्रायर टू असेसमेंट ईयर 15-16, असेसमेंट ईयर 15-16 से पहले की बात, असेसमेंट ईयर 15-16 मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट प्रीवियस ईयर 14-15, मतलब 14 कब से स्टार्ट होता है, 14-15 1 अप्रैल 2014 से, सो दे आर टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस टाइम।
क्या होता था स्टूडेंट्स कि अगर कभी भी कुछ अमाउंट फॉरफिट किया तो उसको फिर उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, या फिर अगर केस है जैसे हमने पढ़ा हुआ है ना हमारे कैपिटल गेन में कि वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसिडर नहीं करनी माइनस करते टाइम, तो रिटर्न डाउन वैल्यू करनी है तो रिटर्न डाउन वैल्यू से माइनस करो, या फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है तो मतलब जो भी आपको वैल्यू लेनी है कॉस्ट वाली वैल्यू उसमें से माइनस होगा। ठीक है, जब भी कैपिटल गेन कंप्यूट करोगे तब तक रुको, फिर माइनस करना एज पर सेक्शन 51। लेकिन फिर विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 15-16 क्या होने लगा स्टूडेंट, सेक्शन नंबर 56 टू 9 आया और उसने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होगा। अब क्या करना है, सच सम शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। लेकिन कब किया जाएगा, अगर उस अमाउंट को आपने फॉरफिट किया, मतलब आगे अब उसके बारे में कोई डील नहीं है। अगर डील है तो फिर रुको, फिर तो नॉर्मल कैपिटल गेन, बट फॉरफिट कर लिया मतलब बिल्डिंग आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करनी, तो फिर 56 टू 9 लगेगा। क्लियर। अब देखो, अब जब ये सेक्शन आया तो सेक्शन 51 में क्या लिखा हुआ था, 51 में तो लिखा था भाई कॉस्ट ऑफ एसेट में से माइनस करना है। तो स्टूडेंट उसी के साथ साथ फिर तब 51 प्रैक्टिकली बता रही हूँ हुआ क्या था, सेक्शन नंबर 51 को भी अमेंड किया गया था, उसमें लिख दिया था भाई अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलो तो अब क्या होने वाला है, अमाउंट फॉरफिट होगा। So students, it may be noted that advance received and forfeited up to 31st March 2014 has to be reduced from cost of acquisition while computing capital gain, since such advance would not have been subject to tax under 56 to 9। आपको क्या करना है, अगर 31st मार्च 2014 तक का है तो उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस करोगे, लेकिन अगर उसके बाद का है तो फिर क्या होने वाला है, तो फिर उस एडवांस को आप टैक्स लगाओगे अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्लियर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सेक्शन भी अच्छे से समझ आया होगा, इसमें भी अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अब इसके बाद जो हम सेक्शन कवर करने वाले हैं दैट इज सेक्शन नंबर 56 टू 10, बट उससे पहले अगेन 56 टू 8 और 56 टू 9 दोनों सेक्शंस को अच्छे से रिवाइज करो, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस और सेक्शन नंबर याद करने हैं। ठीक है, एंड प्लस इसमें ये डेट भी याद रखनी है। ठीक है, या तो इस तरीके से याद रख लो कि ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2014 ये प्रोविजन आया था। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2014 मतलब अब वो तो आपको अच्छे से पता है प्रीवियस ईयर 14-15 के साथ आया था। ये डेट 100% आप याद करोगे। क्लियर, चलो जल्दी से रिवाइज करो, देन वी विल मूव टू आवर बैलेंस चैप्टर।